ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है, सेकंड ईयर में जाने वाला है और इसने नीट 2020 जो कल्याणी मेडिकल कॉलेज में जैसे टेस्ट वगैरह दिए तो एक तो है ना एरर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि आपने जितने वो लास्ट वीक में मैं तीन टेस्ट दे देता था। लाइक आप लोगों ने अपने आप को काम कैसे रखा? तो और उसके अलावा सीट्स अपन को पता है 80-90 गवर्नमेंट में अपन को तो एक ही सीट चाहिए। अपने मेंटर के साथ जुड़े रहो, जो कि आपका मेंटर है। अगर इफ्तिकार सर से आप पर्सनल टच में हो तो इफ्तिकार सर से कनेक्टेड रहो, काफी अच्छे से मोटिवेट करते हैं सर। मेरे लाइफ में ये था, कुछ नेगेटिव मेंटर्स थे, उनको दिखाने का ये तो है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा मजा आया था। एक दो दिन का था ऐसा, आपको ऐसे बोले थे देखते हैं तेरा कितना अटेम्प्ट नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो का थीम क्या है। यस, इस वीडियो में हम ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें मैं अपने कुछ एक्स स्टूडेंट जो अभी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उनसे कुछ उनके प्रिपरेशन टाइम के बारे में जानूंगा। उन्होंने किस तरीके से अपने प्रिपरेशन टाइम पे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, प्लस उनसे कुछ एडवाइस लूंगा आप लोगों के लिए ही कि किस तरीके से चीज़ों को इन टाइम पे, प्रिपरेशन टाइम पे, ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, चाहे वो रिसेंट 2024 का हो जिसमें एक हफ्ते बाकी है, चाहे वो 2025 या आगे आने वाले नीट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन, कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को सोचना है, खराब टाइम पे किस तरीके से हमारे दिमाग को काम रखना है, वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, प्लस अपनी तरह से एडवाइस देंगे आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं इस वीडियो को। और आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लगे। वेलकम करते हैं हम गौतम परीख, एम्स जोधपुर में, जो अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है, सेकंड ईयर में जाने वाला है और इसने नीट 2023 का एग्जाम क्रैक किया था। एंड निखिल थरेवर जो कल्याणी मेडिकल कॉलेज में अभी थर्ड ईयर में जाने वाला है, सेकंड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है और जिसने 2021 में अपना नीट क्लियर किया था। तो अब दोनों का वेलकम है, दोनों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, आप कैसे? ओके, बहुत बढ़िया। तो गौतम, निखिल, पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि कॉलेज में जब आप लोग गए थे, आप लोग की रैगिंग हुई थी? नहीं रैगिंग नहीं होता, इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन। हाँ, मेरा भी हुआ था। अच्छा, ओके गौतम एंड निखिल, हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। तो वीक बाकी है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप लोग अपने प्रिपरेशन जर्नी को याद करो था और उसको एग्जीक्यूट किया था, लास्ट वीक में ना ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, कि अभी है ना पढ़ भी बहुत लिया तो और पढ़ते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसे समझ में नहीं आता। मैंने तो है ना जैसे टेस्ट वगैरह दिए तो एक तो है ना एरर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि आपने जितने वो आकाश में से एफटीएस वगैरह होते हैं लास्ट में, तो उसका एनालिसिस वगैरह, उसकी एक नोटबुक बना रखी थी जैसा आपने बताया था। तो वैसे नोटबुक बनाने के बाद है ना उसमें उसको रेगुलरली पढ़ना है। लास्ट 70 में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मिस्टेक्स करी है वो नहीं करनी। अगर वो नहीं की ना, सेम रिपीट मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, तो अपने नंबर काफी बूस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा है ना मैंने ऐसे टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे को वॉलेटाइल टॉपिक्स थे, तो मेरे को पता था ये तो लास्ट 7 डेज में हर दिन मेरे को एक बार एटलीस्ट उसको देखना है, ताकि वो विजुअल मेमोरी में रह जाए। क्योंकि लास्ट दिन से कुछ चीजें होती है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दो ही एनिमल किंगडम में कुछ एग्जांपल्स होते थे जो अपन बार बार भूल जाते, तो बहुत सारी चीजें वैसे थी कि उनको एक टाइम अलॉटेड था, टाइम स्लॉट देगा कि इनको इस टाइम पे रोज रिवाइज करना है। और बाकी कुछ खास रिवीजन मतलब उन्हीं टॉपिक से कर रहा था जो मेरे को ऐसे लास्ट वीक में लगते थे कि जैसे कुछ टॉपिक्स आपको पता चल जाता है लास्ट वीक आते आते कि ये तो मैं नहीं भूलूंगा। आप टेस्ट दे रहे होते हो रेगुलर, तो कुछ टॉपिक्स तो आपको ऐसा रहता है कि वो वाले टॉपिक्स वापस पढ़ना मेरे हिसाब से कोई फायदा वाली बात नहीं है। जो टॉपिक्स में आपको दिख रहा है कि आपके बार बार गलतियां हो रही है, रिपीट हो गई, वो वाले टॉपिक्स आप लास्ट वीक में पढ़ सकते हो। और वैसे एक्स्ट्रा जो है कोई नई चीज पढ़ना तो एकदम बेवकूफी वाली बात है लास्ट वीक में, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स कंसोलिडेटेड है फिर वो भी क्या वो हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे वो भी, क्योंकि माइंड क्लॉग हो जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखनी है लास्ट वीक। बाकी टाइम मैनेजमेंट रखना है, थोड़ा चिल रखना है। ओके ठीक। लाइक मेरा 2021 में न्यू था, तो दिसंबर 2020 का सिलेबस खत्म हो गया था। तो जो एक 9 महीने हम लोग सितंबर में नहीं हुआ, तो 9 महीने का गैप था, तो 8 महीना अच्छे से रिवीजन हो गया था। 8 महीना से रिवीजन किया मैं। तो लास्ट का 1 महीना में तो मैं रोज 2 टेस्ट देता था। लाइक टेस्ट दिया, फिर टेस्ट को एनालाइज किया, और मतलब उसमें जो गलती हुआ बस वो गलती को ही उस गलती को ही देख लेता था। लास्ट वीक में मैं तीन टेस्ट दे देता था। लाइक बस टेस्ट दे रहा हूँ तो रोट रहा हूँ। बुक भी एनसीईआरटी को पलट लिया, एक एनसीईआरटी मैथ्स मिला था तो वो पढ़ लिया था, वरना तो एनसीईआरटी पलटता था। टेस्ट बहुत दे देता था मैं, तो टेस्ट लास्ट तक काफी सारे टेस्ट दिया था। हाँ, तो लाइक टेस्ट देता था, 1-1.5 घंटा एनालाइज करता था। तो लास्ट वीक तो मेरा ऐसे ही गया था। फैक्ट्स तो फिर जो भूलने वाले फैक्ट्स थे वो रिवाइज करता। ठीक यार, इस लास्ट टाइम पे ना बहुत ज्यादा टेंशन डेवलप होता है। स्टूडेंट को तो डेवलप होता ही है, इवन टीचर्स को भी डेवलप होता है। अभी मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, एक्चुअली
वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा होगा कि नहीं होगा। तो आपने अगेन वही बात है कि इतना टाइम आप लोगों ने प्रिपरेशन किया और लास्ट टाइम पे आके आप लोगों ने अपने आप को काम कैसे रखा? अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्या आप लोग को टेंशन हुआ था? मतलब मेरे को तो ऐसा, मैं टेंस रहता था। टेंशन तो था, टेंशन तो बहुत होता है। वो तो अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपको बैठे-बैठे लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा देख लेता हूँ, क्या पता ये आ गया, क्या पता वो आ गया। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा-सा अपने आप और मेरे को टेस्ट देके अच्छा लगता था, लाइक मैं टेंशन में टेस्ट देता था ज्यादा। मैं तो ऐसा है कि मेरा टेंशन ज्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, तो मैं ऐसे पढ़ता था कि मेरे को अंदर से मतलब ये होता है ना कि लाइक यही करना है, ऑल द शिप्स आर बर्न्ड, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं था, पीसीबी था। ठीक है। मैं बोर्ड का स्कोर भी उतना अच्छा नहीं था, 83% था, जो टॉप डी हुआ कॉलेजेस भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मेरा सारा शिफ्ट तो बर्न था, और नीट में इतना ड्रॉप देना मतलब मेंटल प्रेशर अलग लेवल पे जाता मेरा। ड्रॉपर का प्रेशर बहुत अलग होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है ड्रॉपर, मैं जानता हूँ उनका प्रेशर बहुत अलग होता है, तो मेरे को वो भी नहीं करना था। तो मैं प्रेशर में था, काफी प्रेशर में था, बट मैं मेडिटेट कर लेता था थोड़ा सा। एक योग निद्रा होता है, लाइक वो गाइडेड होता है, यूट्यूब पे ही होता है, उसमें गाइडेड मेडिटेशन होता है, योग निद्रा बोल के 15-20 मिनट जो मैं बोला आपको सो जाता था ना, तो मैं वो हेडफोन लगा के वही चला लेता था, उससे काफी बेनिफिट होता था। बट हाँ, मेरा सारा शिफ्ट तो बर्न था, मेरे पास यही एक ऑप्शन था। तुमने क्या किया था? मेडिटेशन ही किया था। मतलब मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, तो मैं जल्दी उठ के जैसे 15-20 मिनट तो अपने लिए रखता था कि दिमाग शांत करने, थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कर लेता था। और उसके अलावा पढ़ के थोड़े-थोड़े ब्रेक्स लेता था, क्योंकि मैं ना उस टाइम सेंटर के पास पीजी में रहता था। तो दिन में एक बार बाहर चला जाता था जूस वगैरह पीने। लास्ट वीक में तो काफ़ी किया ये, थोड़ा टहलने निकल जाता था। तो वो सारी चीज़ों से माइंड रिलैक्स हो जाता था। बाकी जल्दी सो जाता था। मतलब लास्ट वीक में थोड़ी नींद सही से करी थी, वरना फिर वो क्या है, कम होते-होते बिल्डअप होके उस दिन पे आ जाती है। मैं भी वही होता है इस समय, और वही है कि इस टाइम पे जो नर्व्स होल्ड कर लेता है, अपने आप को कूल काम रख लेता है। हाँ। तुमने भी कूल काम रखा इस 6 में। देखो 6 दिन में तो ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। हाँ, जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। पढ़ लिया। चले। ओके, ठीक। थैंक यू। ओके, अब दोनों से फिर मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है कि इस लास्ट 6 दिनों में किस तरह का प्लान या स्ट्रेटजी रखना चाहिए ताकि सब कुछ स्मूथली निकल जाए? आप दोनों ने किस तरह की प्लानिंग की थी? क्या स्ट्रेटजी रखा था? हाँ, तो सर लास्ट के 6 दिन में क्या है ना, पूरा सिलेबस को नहीं देखना कि इतना बड़ा सिलेबस है। लास्ट 6 दिन आते-आते आपको ये क्लियर रहना चाहिए दिमाग में कि आपको क्या पहले से हो रखा है। वो जो आपने एक बताया था ना बीच में एक बार, आपने तो इंटरमीडिएट टाइम के लिए बताया था, वो ग्रीन टॉपिक्स, रेड टॉपिक्स, ऑरेंज टॉपिक्स, वैसी वाली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। लास्ट वीक आते-आते तो एकदम ही होनी चाहिए, आपकी एकदम लिस्ट शॉर्ट में जानी चाहिए कि बस ये वाले टॉपिक्स हैं जिन पे मेरे को अब लास्ट वीक में मेहनत करनी है, बाकी टॉपिक्स हो गए मेरे। क्योंकि ऐसे आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, कोई नहीं पढ़ सकता एग्ज़ाम के 1 दिन पहले सब कुछ। तो आपको अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो मैं कर पाऊँगा। क्योंकि आप रेगुलर टेस्ट भी दे रहे हो, आप देख रहे हो उसमें नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जिस पार्ट में हमारे ना उस पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी को आप जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मेन हमें टेंशन वगैरह की होती है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि ये एग्जाम एक फाइनल एंड पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। ये आपको एग्जाम बाद रियलाइज होगा कि ये तो ऐसे स्टार्टिंग है जर्नी में। तो इसीलिए इसका जर्नी की तरह एंजॉय करते हुए चलो, आखिरी भी एकदम चिल रहो कि हाँ अब एग्जाम देना है। ऐसे मेंटल रहो कि देखते हैं कि क्या ही पेपर बना देगा वो नीट वाले, एनटीए क्या ही पेपर बना देगा, मैं देखता हूँ जाके। आपको ऐसे ओपन माइंडसेट से जाओ और बढ़िया पेपर होगा उसके बाद। चले एकदम सही हुई। और तुम स्पेसिफिकली तुम बताओ ना, तुमने क्या किया था अगर तुम याद कर सकते हो? टेस्ट देता था, लाइक 3 घंटे का एक टेस्ट हुआ, टेस्ट देने के बाद 10-15 मिनट लेट जाता था कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। उसके बाद टेस्ट को चेक करता था, फिर चेक करने के बाद उसको मतलब जितना भी गलती हुआ, वो गलतियों को खाली कॉन्सेप्ट देखता था, फिर दूसरा टेस्ट देता था, फिर ऐसे होता था मेरा। उसके बाद मतलब सुबह सुबह मैं सोचता था कि फैक्ट्स पढ़ लूँ, लाइक मैं लेट नाइट तक पढ़ता था और सुबह 9-10 बजे तक उठ जाता था, लाइक 4 बजे तक पढ़ के 9 बजे तक उठ जाता था, 5 घंटा सोता था, तो ज्यादातर टाइम पढ़ाई करता था, तो वो 4 घंटे का शिफ्ट लगा लेता था। ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं याद करूँ तो मेरा है ना वो जैसे बॉटनी में कुछ लास्ट के चैप्टर्स जो होते हैं वो मेरे थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड थे, तो वो वाले मैंने दोबारा किए थे। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेरी है ना काफी अंडर प्रिपेयर्ड, जो भी लर्निंग पोर्शन है ना जो आपको इंस्टेंट रिकॉल करने होते हैं, कॉन्सेप्ट सारे बिल्ड हो जाते हैं आखिरी 6 दिन में। कॉन्सेप्ट्स पे तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को फोकस नहीं करना पड़ा था। जैसे फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, जूलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, बॉटनी के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जिनमें भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो सारे हो चुके थे। जो वो वाले टॉपिक्स है जिनमें आपको मतलब इंस्टेंट बस वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी, वो वाले टॉपिक्स थोड़े से वीक रहते थे मेरे। तो बस वही वाले टॉपिक्स मैंने उनको कुछ कुछ करके विजुअल डायग्राम्स, चार्ट्स ऐसे फॉर्म में करके कहीं ना कहीं पूरे दिन में डिवाइड कर रखा था कि जैसे सुबह मेरे को एग्जांपल्स ये वाले पढ़ने हैं तो रोज वो वाले एग्जांपल्स पढ़ रहा था। फिर एक टाइम मैंने ऐसा कर रखा था कि मान लो अगर मैं कोई टेस्ट देता हूँ तो उस टेस्ट में जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लूंगा बस।
या फिर अगर फिजिक्स में भी कोई एक टाइप का ऐसा न्यूमेरिकल है जो मेरा गलत हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मिस्टेक नोटबुक में वो गलत हो रहा है, तो उसके फिर कॉन्सेप्ट को तभी रिविजिट करूंगा अगर वो बार बार गलत हो रहा है। वरना ऐसे फालतू टाइम अपन को जो है जितना कंसाइज में हो सके उतने कंसाइज में रिविजन करना है उसका। यही मेरा मेन टारगेट। तो यही तुमने लास्ट 6 दिन में मतलब लास्ट वीक में इसी तरह यही प्लान करके तुम उतरे थे? हाँ, फिजिक्स तो मैंने किया ही नहीं था। फिजिक्स तो मतलब मेरे 180 और 180 थे फिजिक्स में, तो पर उसके लिए लास्ट वीक में कोई वो दिक्कत नहीं है क्योंकि फिजिक्स में नीट का लेवल बहुत ईजी होता है। मैंने मेंस भी दिया था तो उसके कंपेरिजन में बहुत ईजी होता है। जो आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उससे भी ईजी आएगा नीट, तो आप वो कर लोगे। फिजिक्स को ही लेके मेजरली बायो में अपन देखते हैं नीट में लोग टेंस रहते हैं कि फिजिक्स नहीं हो रहा, उसकी वजह से मार्क्स कम हो रहे हैं। तो वो मॉक टेस्ट में पेपर बनाई ऐसे लगता है कि वो थोड़े हार्ड बनाए जाए ताकि आपको बाद में ईजी क्वेश्चन मिले तो आप इजीली कर लो। तो ये भी चीज़ एक दिमाग में रखनी है और वैसे अपना रिविजन प्लान कर। अभी क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर अगर आपको आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आप दोनों ने, कि 21 लाख स्टूडेंट अपियर किए थे लास्ट ईयर के नीट में, जिस साल गौतम ने दिया था। लेकिन इस साल 25 लाख स्टूडेंट हो गए। आजकल सब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डाटा पे ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली स्टूडेंट का अमाउंट बढ़ेगा, तो इससे भी एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो गौतम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में कि यार ये जो अभी ड्रॉप देने वाला है उसका नेक्स्ट ईयर जो नीट अपियर करेगा 2025 में, वो इस चीज से कैसे अपने आप को काम रखेगा, इसको ऐसा पॉजिटिवली कैसे ले, क्योंकि भाई अमाउंट तो बढ़ने ही वाला है, सीट्स इतने इंक्रीज तो होंगे नहीं। 25 लाख एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, उससे नहीं डरना। 25 लाख तो लोग हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल अपने कंपेटिटर्स 1 लाख ही होते हैं जो सीरियस प्रिपरेशन जिस लेवल की आपने करी है उस लेवल की करके देने वाले। तो और उसके अलावा सीट्स अपन को पता है 80-90 हजार गवर्नमेंट में, अपन को तो एक ही सीट चाहिए तो इजीली मिल जाएगी। एकदम करेक्ट। चल, और यही बात तो मैं कहता हूँ। मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, आप लोग को जो पढ़ाता था तभी मैं यही कहता था, भाई सीट एक ही चाहिए, काहे परेशान हो रहे हो। थैंक यू दोनों को। ये तो थे 2024 वाले एस्पिरेंट्स जो अभी देंगे। अब दोनों से दोबारा क्वेश्चन है कि जो नीट 2025 देने वाला है, चाहे वो क्लास 12 का स्टूडेंट हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, वो किस तरीके से अपना माइंडसेट रखे, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, बेसिक। आजकल एडवाइस देने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो हमेशा हेल्प करते रहते हैं। हर जगह से कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई एडवाइस मिल जाता है। आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में, जो अपने अपने प्रिपरेशन में यूज किया था, उसको अप्लाई किया था, उसके बेसिस में आप लोग जो नीट 2025 में अपियर करने वाले स्टूडेंट है जिन्होंने प्लान किया है, उनको आप क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से प्लान करें? तो पहले तो ना 11th जो 12th अभी आए हैं 12th में, उनका ना मेन कंसर्न रहता है कि 11th मोस्ट स्टूडेंट्स का वेस्ट हो चुका होता है, 11th में पढ़ाई नहीं की, इसीलिए वो सोचते हैं कि इस साल नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक साल की प्रिपरेशन से भी मतलब अगर आपने 11th में बेसिक चीजें आपने पास किया ना 11th अपने स्कूल से, तो वो इनफ है। वो मतलब क्वालिफाइड हो गया। आप अगर वो एक साल भी अच्छे से मेहनत करोगे, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट एक्स्ट्रा लगेगा, तो अगर आप वो मेहनत आपने करी तो आप अभी भी कर सकते हो, नीट बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना, 11th को भी साथ में लेके चलना है, 12th को भी साथ में लेके चलना है। तो आपकी की है टाइम मैनेजमेंट। जो लोग, जिन बच्चों को मान लो 11th अच्छा भी गया, उनको भी ना ऐसे नहीं समझना कि 11th अलग सिलेबस है, 12th अलग सिलेबस। आपको फोकस करना है तो आप एंट्रेंस पे ही करो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे बोर्ड के लिए अलग से फोकस करते हैं, तो वो वैसा कुछ नहीं है। वो बोर्ड अपने आप आ जाता है साथ में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसका इजीली क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो अगर आप अभी 12th में आए हो तो और 11th अच्छा नहीं हुआ है, लेट्स अज्यूम, तो आप थोड़ा टाइम जो है जो 12th में हो रहा है ना, वो आपको बैकलॉग नहीं होने देना। फर्स्ट चीज तो ये है, क्योंकि वो भी अगर साथ में बैकलॉग हो गया तो आप दोनों नहीं मैनेज कर पाओ। 12th का काम जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको साथ साथ निपटाना है। साथ में हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है कि एक एक टॉपिक आप 11th का भी करो। और उसके अलावा आपके फैकल्टीज वगैरह रहेंगे जो आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि हर कोचिंग में फैकल्टीज रहते हैं जो हेल्प कर देते हैं आपको। पुराने क्वेश्चन वगैरह आप निकल जाओ तो वो हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा तो टाइम मैनेजमेंट तो हो गया, और आपको ना स्ट्रेस नहीं होना। मतलब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पहले हार मान जाते हैं कि हमसे अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कि आपने बोला, तो वो वाली चीज नहीं करनी है। थोड़ा सा खुद पे बिलीव जो रखना है। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, हाँ, थोड़ा सा खुद पे बिलीव रखना है। फिर वो कुछ बच्चे, मैंने देखा है कि मेरी एक स्कूलमेट थी जो क्लासमेट, उसने क्या किया ना, 12th ने दिया, लेकिन उसने बोला कि मैं नीट अगले साल अपेयर करूंगी, जबकि उसकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया थी, लेकिन उसने बोला कि साथ में मैनेज नहीं होगा शायद। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मान लो आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो, तो पेपर दे दो। पेपर देने में क्या ही जा रहा है, फीस भी नॉमिनली है, हो सकता है हो ही जाए। तो थोड़ा ओपन माइंडसेट के साथ पेपर देना चाहिए। या 12th के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है या आने वाला है, और फिर वो प्लान कर रहा है ड्रॉप देने का नीट 2025 के लिए, तो वो लोग तो एक साल मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, लाइक काफी अच्छा समय होता है, उसमें आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट स्क्रैच से, जीरो प्रिपरेशन। ओके। दिया है जो उन्होंने, तो आपके पास है ना, आपको ऐसा देखो, आपके दो माइंडसेट हो सकते हैं। या तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं एक साल फेल हो चुका हूँ, या आप ऐसा सोच सकते हो कि नेक्स्ट ईयर के जो एस्पिरेंट्स है उनके कंपैरिजन में मेरे पास हेड स्टार्ट है, क्योंकि मेरा जो भी पूरा सिलेबस है वो पहले कवर हो चुका है।
अब मेरे को फोकस करना है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। तो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आप हेड स्टार्ट वाला माइंडसेट लेके चलोगे तो क्या है, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आप मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे और इजीली नीट क्लियर करोगे। आपने काफी कुछ पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, जो आपके वीक कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं पे फोकस करो खाली। लाइक स्टार्ट जब कर रहे हो ना, फिजिक्स से लोग डरते हैं ना, फिजिक्स से लोग डरते हैं, उसको प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, फिर सेम गलती अगले साल भी कर देते हैं। तो आप अपना फिजिक्स से डरो मत, फिजिक्स को दोस्त बना लो। लाइक फिजिक्स करने में मजा आने लग गया था। मैं 10th में जब था ना, तो मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स था, फिजिक्स क्लियर था, क्योंकि फिजिक्स को अच्छे से पढ़ाता नहीं था। और अभी फिजिक्स वाला सर है, फिजिक्स वाला सर है। तो मैं 11th 12th में ना, मतलब कोचिंग में फिजिक्स पढ़ता था, बट मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वीडियो भी देखता था, क्योंकि मेरा जो फियर था, फियर को मेरे को ओवरकम करना था। क्योंकि फिजिक्स अगर आपका खराब है तो आज के टाइम पे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पहले हो जाता था सिलेक्शन, अब कम नंबर पे, अब तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको फिजिक्स इंप्रूव करना होगा, तो आप स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम फिजिक्स को दोगे भी, बायो आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि आपने बायो पढ़ भी रखा होगा। नीट्स एस्पिरेंट बायो अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाहर से भी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के। तो आप अभी बायो को मत पढ़ो, छोड़ दो, हल्का टच रखना। ज्यादा टाइम फिजिक्स को दो, एक एक चैप्टर को एक एक हफ्ता दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम होता है। तो अपना फियर को ओवरकम करो, फिजिक्स दोस्त बनेगा। जब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, इसका वो सॉल्व करने में मजा आता है, वो सॉल्व होता है। वो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप और पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, प्रैक्टिस तो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है उसके बाद। और अगर नहीं करते हो तो फिर वो एक मतलब नेगेटिव साइकिल बन जाता है। if आप नहीं पढ़ते हो, नंबर नहीं आता, फिर आप और नहीं पढ़ते हो, और फिर फास्ट नहीं करते, तो फिर आपको एक साल और ड्रॉप देना पड़ जाएगा। मतलब क्योंकि यही होता है, मैक्सिमम जो लोग ज्यादा ड्रॉप लेते हैं उनका यही दिक्कत होता है। तो आप एक साल काफी अच्छा टाइम आप उसमें ये कर सकते हो, अपने मेंटर के साथ जुड़े रहो, जो कि आपका मेंटर है, जो आपके जैसे अगर इफ्तिकार सर से आप पर्सनल टच में हो तो इफ्तिकार सर से कनेक्टेड रहो, काफी अच्छे से मोटिवेट करते हैं सर। या जो भी आपके मेंटर है सब अच्छा ही सोचते हैं आपके लिए, और जो बुरा सोचते हैं फिर उनसे मत रहो, उनका टच में, उनकी बातें मत सुनो, उनको प्रूव करके दिखाओ कि आप कर सकते हो। क्योंकि नेगेटिव मेंटर ज्यादा अच्छे से हेल्प करते हैं आपको। मेरे लाइफ में ये था, कुछ नेगेटिव मेंटर्स थे, उनको दिखाने का ये तो है। फर्स्ट टाइम में ज्यादा मजा आया था। एक दो दिन का था, तो आपको ऐसे बोले थे, देखते तेरा कितना टाइम नहीं है। निकलता है। निकलने के बाद मैं पहली बार उन्हीं के पास गया, देख ले भाई पहली बार निकल गया। हाँ, वो भी ड्रॉप लिए मैं। हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो आप अपने नेगेटिव मेंटर्स को ज्यादा वो करो, पॉजिटिव मेंटर्स रखो साथ में, नेगेटिव मेंटर्स की बातों को रखो, है ना। तो ये भी है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मतलब एनसीईआरटी से स्टिक रहो बायो और केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी से स्टिक रहोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप मतलब एनसीईआरटी से बाहर करोगे, पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक दो ही क्वेश्चन शायद बाहर जाता है, उससे अच्छा आप अपना 90% एम रखो। आपके लिए फिलहाल तो सिलेक्शन है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिले। सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी है ना बाहर से। और मॉड्यूल्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉड्यूल्स पढ़ने का जरूरत नहीं बायो का। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वीक पॉइंट है उसको स्टार्टिंग से ही टाइम दे। जैसे फिजिक्स सबको ऐसे ही हाइप लगता है कि नहीं हो पाएगा, जैसे निखिल ने जिस तरीके से अपना प्लान किया। अपना सर्कल अच्छा रखना चाहिए फ्रेंड का। करेक्ट मेरा जो सर्कल था वो काफी अच्छा था। एक अभी आइजर में है बैंगलोर में, एक हाँ एमसीके में है हाँ मेडिकल कॉलेज में, एक हाँ अभी अच्छा जगह से डेंटल कर रहा है, हाँ एक जन अभी होम्योपैथ में है। तो लाइक सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह होंगे। मेरा सर्कल लाइक काफी लोग थे, वो लोग क्लास में गेम्स खेलते थे, हाँ। क्लास होता ये बोनस पॉइंट निखिल ने दिया है कि भाई है। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और सर्कल यस, मैं तो लाइक उसमें मेरे रूम के गेट पे लिखा हुआ भी है, लाइक शूज एंड बोरिंग पीपल स्टे अवे। मेहनत करो, कॉलेज होने के बाद अच्छा एंजॉयमेंट भी होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं रह जाती है। जो अगर नीट का फेज है, जो प्रेशर है, वो काफी रिलीज हो जाता है एमबीबीएस में आने के बाद। एक बार को, क्योंकि बाकी जो करियर्स होते हैं जितने भी, उनमें लगातार लगे रहना पड़ता है ना। एमबीबीएस में आने के बाद लाइक आप एक तरह से रिलैक्स रहते हो काफी ज्यादा, कि हाँ करियर वाइज आप एक अच्छी जगह पे हो, अपने पेयर, जो आपके पेयर ग्रुप में थे, तो आप अच्छे से भी मेहनत करो। मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। फाइनल वर्ड्स तो ये था कि वही कि नीट को मतलब ऐसा मतलब कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है और आगे बहुत बड़ी जर्नी है। आगे आप आओगे मेडिकल कॉलेज में तो आपको पता चलेगा कि आगे बहुत कुछ अभी सीखने हुई, तो एकदम स्टार्टिंग भी नहीं है मान लो, बहुत ही छोटा सा स्टेप है नीट। तो अब आगे आओगे, अब हमें रियलाइज हो रहा है कि मतलब काफी ज्यादा देयर इज मच मोर टू दिस फील्ड। आप सोच के आते हो कि अब नीट निकल गया तो डॉक्टर वगैरह बोलने लगते हैं सब, लेकिन आगे रियलाइज होता है कि अभी तो है काफी जाना अभी तो। ठीक है, तो थैंक यू गौतम एंड निखिल, आप लोगों को, जो आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाला। आप लोगों ने अपने फेलो एस्पिरेंट्स जो नीट अपियर करेंगे इस साल एंड 2025 में, उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस से उन लोगों को कुछ एडवाइस दिया। आई होप उन लोग को कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ये। तो थैंक यू थैंक यू सर। एंड हम लोग तो मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स जिन लोग देख रहे हैं, व्यूअर, उन लोग
गौतम एंड निखिल के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा, एंड कोई भी किसी टाइप की क्वेरीज होंगी तो आप लोग उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।